की इस वीडियो में मेरी खुद पे बीती एक डरावनी घटना बताने वाला हूँ। आज से 10 साल पहले जो मेरे साथ बीता है वो बातें सोचकर आज भी मेरा दिल दहल जाता है। वो चांदनी रात, वो डरावना घना जंगल, वो सुनसान रोड और वो भयानक गांव की दस्तक मैं आज तक भूला नहीं। तो कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए सुनाता हूँ आपको एक नई कहानी। जल्दी से कानों में हेडफोन लगा लो। ये कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। आज कई साल बीत चुके थे मेरे गांव से दिल्ली आए। कई साल बीतने के बाद अब मैं दिल्ली में बिजनेस करने की सारे गुण सीख चुका था, पर मुझे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने में इंटरेस्ट था, पर मेरे पास पूंजी नहीं थी। तभी कुछ दिनों में मुझे एक बातें याद आती है। तभी मैंने एक निर्णय लेता हूँ कि गांव की कुछ पुरानी ज़मीनों को बेचने का, क्योंकि मेरे गांव में कई बड़ी चौड़ी ज़मीन थी और मेरे दादा भी उस गांव के बड़े ज़मींदारों में आते थे। पर दादा के मरने के बाद हम सब वो ज़मीन छोड़कर शहर आ गए थे। इस ज़मीन के सिलसिले में शहर से गांव जाने के लिए अपनी पुरानी ऑल्टो कार से शहर से निकल पड़ता हूँ। शाम के 6 बजे जनवरी का महीना था। ठंड भी अधिक थी और जंगल में चांदनी रोशनी चमक रही थी। मैं अपनी कार से उस सन्नाटे रोड में अपनी कार से चला जा रहा था। उस बेजान से रोड में मेरे कार की चलने की आवाज़ गूंज रही थी। अभी घड़ी में रात के 11 बज रहे थे। मैं शहर से शाम 6 बजे निकला था और अभी तक आधा रास्ता पार किया था। आधा रास्ता अब भी बाकी था, पर ना जाने क्यों उस रोड में अभी तक किसी की आते जाते मैंने नहीं देखा। इस रास्ते में आना जाना ना होने के कारण उस सुनसान रोड को देखकर मेरे दिल में घबराहट सी हो रही थी। मुझे डर था कि कहीं इस सुनसान रोड में मेरी गाड़ी जवाब ना दे दे। इस आधी रात होने के कारण जंगल में लोमड़ियों के चिल्लाने कहराने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। तभी कुछ देर बाद आखिरकार एक गांव दिखाई पड़ता है और मेरी सांस में सांस आती है। मैं अपनी कार से बाहर गांव की ओर घूरा जा रहा था। वो गांव में मैंने जैसे ही प्रवेश किया तो जो मैंने देखा उसे देखने के बाद मैं आश्चर्यचकित रह गया। गांव के कुछ लोग एक खेत में नीचे जमीन पे हाथ जोड़कर बैठे थे। बीच में आग जल रही थी और आग के चारों ओर एक स्त्री गर्दन झुकाए घूम रही थी और ना जाने क्यों वो रो रही थी। मैंने इस घटना को जैसे ही देखा मैंने अपनी गाड़ी वहीं रोक दी और मैं ध्यान से उन्हें देखने लगा कि क्या हो रहा है। तभी मैं देख ही रहा था कि फिर जो हुआ उस घटना के बाद मेरी होश उड़ गई। वो जो औरत रोते रोते उस आग के चारों ओर घूम रही थी, वो अचानक उस जलती तेज आग में कूद जाती है और वो चिल्ला उठती है, जिसकी आवाज़ से वो पूरा गांव, पूरा जंगल कांप उठता है। वहाँ बैठे लोग में से कोई उसे बचा नहीं रहा था। सब बस उसे हाथ जोड़े हुए अब लोग भी रो रहे थे। ये सब होता हुआ देख मुझे डर लग रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सोच ही रहा था कि उनके पास जाऊं, पर यह घटना देखकर मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझ पे वहां जाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं था और मैं तुरंत ही अपनी गाड़ी चालू करता हूं और वहां से निकल पड़ता हूं। पर वो घटना जो मैंने देखा वही बात बस मेरे दिमाग में चल रही थी। तभी ये सोचते सोचते मैं दूसरी गांव के नज़दीक पहुंच जाता हूं और अब जो मैंने देखा ये देखकर
मेरे पांव तले जमी खिसक गई। इतनी ठंड में भी मेरे चेहरे से पसीने आने लगे। मैं बिल्कुल ही पसीने से लथपथ हो गया। बिल्कुल उसी गांव की तरह यहाँ भी लोग खेतों में बैठे थे और वही चीज यहाँ भी हो रहा था। अब मैंने उस गांव से नजरें हटाकर गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। लगभग 150 के स्पीड मेरी कार मैंने कर दिया और सुबह के 4 बजे मैं अपने गांव पहुंच जाता हूं। गांव पहुंचते ही मैंने राहत की सबसे पहले सांस ली। मेरे गांव का घर कई सालों से बंद था, कई धूल मिट्टी जमी थी। इसलिए मैं सीधा अपने चाचा के घर का दरवाज़ा खटखटाता हूँ। कुछ देर के बाद मेरे चाचा निकल के आते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़े होने के कारण उन्हें उस अंधेरे में पता नहीं चल रहा था कि मेरे दरवाजे पे कौन आया है। वो मुझे बोल रहे थे, कौन हो तुम? तो वही मुझे पहचानते नहीं और कहते हैं, कौन हो तुम? मैं उनसे कहता हूँ, चाचा मैं राहुल, मैं आपका भतीजा। फिर वह मुझे अंदर आने को कहते हैं। मैं जब तक फ्रेश होने में लगा था, कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। सुबह मैं सोच रहा था कि जल्दी से ज़मीन बेचकर शहर चले जाऊंगा, पर रात भर कार चलाने के बाद और वो घटना बीतने के बाद अब मेरी तबीयत खराब हो चुकी थी। मैं दिन भर लेटा रहा। अब शाम हो जाता है। अब थोड़ी मेरी तबीयत में सुधार हो जाता है, पर अब शाम भी था। तभी चाचा जी कहते हैं, राहुल चलो हम सब गांव वाले के साथ आज पिशाचों के शोक मनाने जा रहे हैं। ये सब सुनकर रात की जो कल वाली बीती बात मुझे याद आ जाती है और मैं पूछता हूँ, चाचा ये क्या है, पिशाचों की शोक? चाचा जी कहते हैं, एक हमारी गांव की अपनी भूत है जिसे हम सब गांव वाले पूजते हैं। वो हर साल जनवरी के महीने में आती है और गांव के परिवेश जो बुरी आत्मा होती है या किसी की नज़र लग जाती है उससे हमें मुक्ति दिलाती है, हमें बचाती है। ये बात मैं सुनकर डर जाता हूँ। ये बात मेरे लिए बिल्कुल ही नया था। ये सब मैं विश्वास तो नहीं करना चाहता था, पर कल जो मैंने देखा उसके बाद विश्वास करने पे मेरा मन विवश कर रहा था और मैं चाचा के साथ गांव के खेतों पे आग जलाने चला जाता हूँ। वहाँ जाते ही मैं देखता हूँ कि हमसे पहले कई लोग वहाँ आके बैठे थे और आग जलाने की तैयारी चल ही रही थी। हम लोग भी उनकी मदद में लग जाते हैं। कुछ देर बाद आग जला लिया जाता है और सभी लोग गांव के एक घेरे बनाकर आग के सामने ग्रुप में बैठे जाते हैं। मैं भी चुपचाप उन लोगों के साथ बैठ जाता हूँ। तभी कुछ देर बाद सभी हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और सबकी गर्दन नीचे होती है। तभी कुछ देर बाद किसी के रोने की आवाज़ जोरों से सुनाई पड़ रही थी। वो खुले खेतों में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। तभी कुछ देर बाद ये आवाज़ सामने आने लगी। ये आवाज़ सुनकर सभी गांव वाले अब भी नॉर्मल थे। ऐसा लग रहा था कि मानो ये आवाज़ उनके लिए नॉर्मल है। ये आवाज़ पहले भी उन लोगों ने सुन रखा था। पर मैं अपनी गर्दन चारों ओर घुमा के देख रहा था कि आखिर रो कौन रहा है, आखिर ये आवाज़ किसकी है, पर मुझे कोई कहीं भी नज़र नहीं आता है। तभी मेरे चाचा मुझे इशारा करते हैं कि राहुल चुपचाप अपनी गर्दन नीचे कर लो और हाथ जोड़ो, अब वो आ रही है। न जाने ये कौन थी, पर जब मेरे चाचा ये बोल रहे थे तो उनकी मुंह, उनकी जीभ अजीब सी कपकापाहट थी। डर दिख रहा था उनकी आंखों में। मैं यही सोचने लगा था कि आखिर कौन है वो और कहाँ से आ रही है। मेरा दिमाग चक्कर खा रहा था।
मैं हैरान था, ये सब आखिर क्या हो रहा है। तभी कुछ देर बाद किसी के चलने की आवाज़ मेरे कानों में आने लगी। धीरे धीरे गांव के साथ लोगों की आंखों में आंसू आ गया। सभी के आंखों में आंसू दिख रहे थे और कुछ देर बाद मेरे पीछे से किसी के आने का एहसास होता है और मैं गर्दन नीचे किए देखता हूँ कि औरत की पायलों के पहनने की आवाज़ आ रही है। शायद कोई पायल पहन के चल रहा है, कोई मेरे सामने से गुजर रहा है। तभी मैं नीचे देख ही रहा होता हूँ, तभी मेरे सामने से एक औरत गुजरती है जिसके पैर में पायल होती है। आग के पास आ रही थी और कुछ देर बाद रोते रोते उस आग के चारों ओर घूमने लगी। वो 2 से 3 राउंड घूमने के बाद ना जाने क्यों मेरे पास आकर रुक जाती है और ये देखकर मैं डर जाता हूँ और तेज सी हंसने लगती है। और मैं जब तक गर्दन ऊपर करता ना जाने वहाँ से वो कहाँ गायब हो जाती है। मैं जल्दी से उसको देखने लगता हूँ कि आखिर गई तो गई कहाँ। उसके जाने के बाद सभी लोग न जाने क्यों मेरी ओर हैरानी से देख रहे थे, जैसे मैंने कोई अपराध किया है। सभी गांव वाले अपराधी को ढूंढने का प्रयास करते हैं कि आखिर हम लोगों में से कौन है। आपस में सब बात कर रहे थे, ये अशुभ हो गया, हमारी गांव की भूत हमसे नाराज है। और वो नाराज तभी होती है जब कोई इस गांव का कोई चीज, कोई अंग बेचने का सोचता है। यहाँ खड़े लोगों में कौन है जो ऐसा सोच रहा है? तुम ये काम छोड़ दो, बेचने का ख्याल अपने मन से निकाल दो और माफी मांगो, नहीं तो इस गांव का विनाश निकट है। इतना बोलकर गांव वाले चुप हो जाते हैं और इतना कह के सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आने के बाद चाचा जी कहते हैं कि मैंने उन लोगों को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया कि तुम यहाँ पे अपनी ज़मीन बेचने के लिए आए हो। अगर मैं बता देता तो सभी लोग लड़ पड़ते। पर ये बात 100% सच है कि अगर तुमने ये गांव की कोई भी हिस्सा बेचने का सोचा तो तुम्हारा साथ कुछ ऐसी अनहोनी घटना होगी जिसके बारे में ना तुमने कभी सोचा होगा। और जब तुम माफ़ी मांगोगे तभी हम दोबारा उनको भुला सकते हैं। अब तुम्हारा क्या डिसाइड है, बोलो। जल्दी सोचो, क्योंकि अब जनवरी सिर्फ 4 दिन और बची हुई है। मुझे इनकी बात सुनकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या कहूँ और क्या बोलूँ, क्योंकि एक तरफ मेरा सपना बिजनेस का और दूसरी ओर ये गांव की समस्या। पर कहीं ना तो कहीं मैंने ये सोच ही लिया था कि आगे जो होगा देखा जाएगा, और इतना सोचकर मैं सो जाता हूँ। कुछ घंटे बाद सोने के बाद मेरी आंख रात 12 बजे खुली और मैं चिल्ला उठा, क्योंकि मुझे एक बुरा सपना आया था। मेरे चिल्लाने के बाद चाचा जी मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? मैं कहता हूँ कि मैंने एक बुरा सपना देखा था। उस सपने में वही औरत चिल्ला रही थी, रो रही थी, उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। चाचा जी कहते हैं, चलो मेरे साथ, तुम्हें बाहर घुमा लाऊं, 1-2 राउंड लगा लोगे तो तुम्हें अच्छी नींद आ जाएगी। मैं चाचा के साथ रात 12 बजे टहलने के लिए बाहर निकल जाता हूँ। टहलते टहलते कुछ दूर बाद हम उसी जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ शाम को सभी लोग इकट्ठा हुए थे और आग जलाकर उस आत्मा को बुला रहे थे। वह आग अब भी जल रही थी। हम वहाँ बैठकर हाथ आग में सेक रहे थे। हम घर के
करीबन 400 मीटर दूर आ गए थे। मैं चाचा से कहता हूँ, चलो चाचा अब घर चले। पर ना जाने क्यों चाचा कुछ नहीं बोल रहे थे। मैं चाचा की ओर देखता हूँ। वह एक औरत थी जिसका घूंघट माथे से नीचे था। वो थी एक औरत मुझे देख रही थी बहुत भयानक तरीके से और रो रही थी। मैं अचानक डर गया। मैं वहाँ से भागने के लिए खड़ा हुआ और जैसे ही मैं भागने वाला ही था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और उस आग के चारों ओर घूमने लगी। लगभग 7 चक्र लगा लेती है और मुझे जोर से आग में धक्का दे देती है। जैसे ही मैं आग में गिरता हूँ, उस जलती आग में ये देखकर मैं चिल्ला उठता हूँ और मेरी नींद खुल जाती है। मेरे सामने चाचा होते हैं। मैं उनको सारी बात बताता हूँ। चाचा कहते हैं कि उसने तुम्हारे साथ शादी कर ली है, अब वह अपनी साथ ले जाएगी। ये सुनकर मैं डर जाता हूँ, पर कहीं ना कहीं मैं सोच रहा था कि ये तो सिर्फ सपना था। अगली सुबह होती है। जमीन खरीदने वाले मेरे घर आते हैं। हम बैठकर सारी जमीन बेचने की बात करते हैं। सारी बातें हो जाती हैं, सिर्फ प्रॉपर्टी के कागज पर साइन करना बाकी था। मैं कहता हूँ कि जब आप पैसे दोगे तो मैं प्रॉपर्टी के कागजात पर साइन कर दूंगा। और वह कहते हैं कि हम कल आपको सारा पैसा देंगे। अब फिर से शाम होने की आता है। गांव वाले सब बैठकर बातें कर रहे थे कि कौन है वो जो गांव की चीज़ों को बेचना चाहता है। बता दो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 दिन और बचे हुए हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो पूरा गांव साफ हो जाएगा। मैं वहीं बैठा था, पर उन लोगों को मैं कुछ भी नहीं बता सकता था और मैं नहीं बताना चाहता था। ये बात करते करते रात के 12 बज जाते हैं। गांव के सभी लोग धीरे धीरे अपने घर जाने लगते हैं, पर मैं गांव के एक आदमी राजू के साथ बैठा था। वह मुझे कहता है, चलो राहुल गांव के बाहर घूम आते हैं। मैं उसकी बातों से राजी हो जाता हूँ और राजू के साथ बाहर घूम पड़ता हूँ। वह ना जाने क्यों मुझे गांव की जंगल की ओर ले जा रहा था। मैं रास्ते में पूछता हूँ, राजू भाई इतने रात को उधर कहाँ ले जा रहे हो? चलो वापस। वो कहता है, तुम जमीन क्यों बेचना चाहते हो? तुम मेरे पति हो, ये गांव भी हमारा है, इस गांव को तुम नहीं बेच सकते। जब जैसे ये बातें राजू ने कहा, मैं डर जाता हूँ। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मेरा दिमाग, मेरा दिल थम सा जाता है। वह कहती है, आगे चलो। मैं वहाँ से वापस घर की ओर दौड़ पड़ता हूँ और मैंने उसे पीछे मुड़कर नहीं देखा और मैं भागते भागते घर की ओर आ रहा था और साथ ही साथ बहुत तेज से चिल्ला भी रहा था। अचानक मेरा पैर खेतों की एक गड्ढे में फंस जाता है और मैं वहीं गिर जाता हूँ। और गिरने के बाद मुझे होश आता है तो मैं उस गांव के लोगों के बीच पंचायत में बैठा था। पता नहीं मेरे साथ ये क्या हो रहा था। वो साया मेरे सपने में जागते वक्त हर वक्त आ रही थी, पर मैंने भी कसम खा ली थी, जमीन बेचकर ही यहाँ से जाऊंगा। ये तो सिर्फ सपना है, क्या कर लेगी। पर जो कुछ मेरे साथ हो रहा था, बस यह एक कहानी की शुरुआत थी। आगे जो मेरे साथ हुआ, ये सोचकर मैं आज भी रोता हूँ। मेरे साथ हुआ ऐसा कि मैं इस गांव वाले से बचकर निकलना चाहता हूँ। मैं इस घटना से बचना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ, जिसको मैंने ज़मीन बेचा है वो मेरे से शहर आके मिले और शहर में ही उससे पैसे लूँगा और शहर में ही उस कागजात पर साइन कर दूँगा और मैं अपनी कार से दिन को ही निकल पड़ता हूँ। मुझे लगता है कि दिन को कोई डर नहीं है, पर मैं गलत था।
जितना मैंने आसान सोचा था ये रास्ता उतना आसान नहीं था। जब मैं गांव से निकलकर जंगल की ओर गया तो पूरा जंगल नॉर्मल था, जैसे दिन को होता है। पर ये जंगल नॉर्मल दिख रहा था, उतना नॉर्मल था नहीं। जंगल में करीबन 2 किलोमीटर मैं गाड़ी चला चुका था, तो जो आगे देखा फिर मेरी सांस थम जाती है। मेरी गाड़ी के आगे पूरी गांव वाले रोड को घेर कर खड़े होते हैं। पर मुझे झटका तब लगा जब मैंने उन गांव वालों के बीच मेरे चाचा को खड़े देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गांव वाले यहाँ क्यों खड़े हैं और आखिर कर क्या रहे हैं। मैं कार से बाहर निकलता हूँ और पूछता हूँ हैरानी से, चाचा ये क्या हो रहा है? आप लोग जंगल में क्या कर रहे हो और पूरी गांव वाले? पर ना जाने क्यों चाचा और वो गांव वाले मुझे खींचकर उस जंगल के एक पेड़ में बांध देते हैं। मैं अब भी मुझे समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। मैं हैरान होकर सोच रहा था कि ये आखिर क्यों कर रहे हैं, आखिर कारण क्या है, आखिर मैंने क्या किया। पर जब मैंने चाचा की बात सुनी उसके बाद मुझे चाचा से भी विश्वास उठ जाता है। चाचा जी कहते हैं कि राहुल, माना तुम मेरे भतीजे हो, पर तुम तो शहर चले जाओगे। ये गांव ये 3 दिनों के बाद जैसे ही जनवरी खत्म होगी पूरी गांव में मातम छा जाएगा, पूरा गांव वो साफ कर देगी और ये ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। भले तुम्हें एक जान तुम्हारी गंवानी पड़े, पर ये पूरी गांव को बचाना जरूरी है। ये बात सुनकर मैं इतना समझ जाता हूँ कि दुनिया में कोई अपना नहीं है। और ये जाहिर से जो दुनिया में जो बात चलती थी वो आखिरी मैंने आंखों से देख लिया था। पर अब क्या होना था? अब ये गांव वालों ने मुझे जंगल में बांध दिया था। वो आत्मा वो साया हमेशा मेरे पीछे कर रही थी। अब ना जाने ये गांव वाले मेरे साथ क्या करने वाले थे, पर जो भी करने वाले थे कुछ बुरा। मैं दिन भर ऐसे ही उस पेड़ में बंधा रहता हूँ। मुझे फाइनली पानी की बोतल दिया जाता है और मेरी जान में जान आती है। पर अब शाम ढलने को आ गया, सूरज छुप जाता है और जंगल में अंधेरा छा जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और कैसे यहाँ से निकलूं। पूरे गांव वाले घेरे बनाकर अब रोड पे बैठ जाते हैं। वो रोड कुछ ही देर बाद सन्नाटा पड़ जाता है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये गांव वाले मेरे साथ क्या करने वाले हैं। मेरे चाचा वहाँ बैठे हुए थे और अब मैं समझ गया था कि चाचा हो या कोई भी हो, अब मेरी जान सिर्फ बचा सकते हैं सिर्फ ऊपर वाला। और यही सोच में चुपचाप खड़ा था। तभी कुछ देर बाद गांव से बाहर से 2 लोग दौड़ कर आते हैं और मेरे सामने मेरे आगे आग जला देते हैं और बहुत सारी लकड़ी डाला जाता है और कहा जाता है कि चलो अब भुलाते हैं वही आत्मा को और उनसे माफी मांगते हैं। और मुझे एक बात कहा जाता है, मुझे कहा जाता है कि राहुल ध्यान से सुनो, तुम्हारी जान बच सकती है एक ही चीज पर। अगर तुम ये जमीन बेचने का ख्याल मन से निकाल देते हो और वापस उनसे तुम माफी मांगते हो तो शायद तुम्हारी जान बच सकती है। पर फिर भी कह नहीं सकते कि तुमने हमारे गांव की उस देवता को, उस जो हमारे गांव की रक्षा करती है, जितना तुमने उनको परेशान किया है वो अब बहुत क्रोधित है। पर हमें कोई चिंता भी नहीं है अगर वो तुम्हारे साथ कुछ करती है। मैं डर रहा था कि क्या करूं, अगर कैसे बचूं। कुछ ही देर बाद वो गांव वाले फिर उसी तरह मेरे चारों ओर से घेरा बनाकर बैठ जाते हैं और गर्दन नीचे करके रोने लगते हैं। उनकी आंखों में फिर से आंसू हो जाता है और कुछ ही देर बाद फिर से किसी के रोने की आवाज़ जंगलों में गूंज उठती है। मैं समझ जाता हूँ कि नहीं, अब वही है, अब शायद मैं नहीं बचूंगा। मैं डट के खड़ा रहता हूँ। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था।
कि आखिर करूं तो क्या। धीरे धीरे वो आवाज़ रोने की सामने आ रही थी। पूरा गांव कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मेरे साथ क्या हो। वो आवाज़ धीरे धीरे मेरे कानों में तेज हो रही थी और अचानक शांत हो जाती है। वो पायल की आवाज़ अब सामने आती है और मेरे आंखों के सामने मैं देखता हूँ कि वही स्त्री जो मैंने परसों रात को देखा था, सामने घूंघट नीचे किए हुए और पैरों में पायल, आँख के चारों ओर घूमने लगती आकर के और रो रही थी। मैं देखकर पूरा शरीर से कांप उठता हूँ। मेरे शरीर में कपाहट बढ़ जाती है। मुझे समझ नहीं आता कि कैसे बचूं। वो औरत अभी तक करीबन 2 से 3 फेरे लगा चुकी थी आग के और मेरे बगल से कई बार गुजर चुकी थी। मैं देखकर हैरान था। मैं सोचता हूँ कि आखिर मेरे साथ क्या होने वाला है। तभी औरत अचानक से मेरे सामने आती है और 4 राउंड के बाद मेरे सामने खड़े हो जाती है, गर्दन झुका के, घूंघट नीचे किए हुए। आखिरकार मैं मजबूर होता हूँ और कहना पड़ता है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इतना कह के वो गांव वाले मेरे ओर देखते हैं। उनको लगता है कि शायद अब ये माफी मांग रहा है और ये सोच करके गांव वाले भी कहते हैं, आप माफ कर दीजिए इनको, ये माफी मांग रहा है, ये नादान बच्चा है, ये शहर में पला बड़ा है। पर ना जाने कि वो औरत अब भी मेरे सामने वो घूंघट नीचे किए हुए और बिल्कुल मेरे सामने ही खड़ी थी। 2 से 3 मिनट कुछ भी नहीं बोल रही थी। पर तब वो औरत मेरे ओर हाथ आगे करती है, हाथ आगे करके खड़े हो जाती है। वो गांव वाले समझ जाते हैं, पर मैं नहीं समझा था कि औरत मुझे एक गांव की जमीन के कागजात मांग रही थी जिस पे साइन करना बाकी था। वो गांव वाले कहते हैं, जल्दी से बताओ कागजात कहाँ हैं। वो कागजात मांग रही है। मैं कहता हूँ मेरी कार में कागजात। मैं जल्दी में बोलता हूँ। वहाँ से उठकर एक आदमी जाता है और कार से वो कागजात लेके आता है जिस पे मैंने अब तक साइन नहीं किए थे और वो उस आत्मा के हाथ में पकड़ा दिया जाता है और मेरे आंखों के सामने वो कागज को ले करके वो औरत 3 राउंड और लगा के और उस आग में कूद जाती है। ये घटना मैंने पहली बार देखा था जो मेरे साथ हुआ था और आखिर आग में मेरे सामने गायब हो जाती है। वो आत्मा के चले जाने के बाद कुछ देर बाद लोगों ने मुझे रस्सी खोल देते हैं और खोल कर कहते हैं कि तुम्हारा नसीब सही है कि तुम बच जाते हो। मैं हैरानी से सोचता हूँ कि चलो मेरी जान तो बची, पर अब मैंने ये भी ठान लिया था कि गांव मैं दोबारा नहीं आऊँगा और मेरे चाचा मेरे सामने नजरें नहीं फिरा सकते थे क्योंकि उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। और गांव वाले जो मैं बातें सुन रहा था, सिर्फ उनके आपस में एक ही बात चल रही थी कि गांव वाले एक ही बात कर रहे थे कि इस बार वो आत्मा ने फिर से हमें एक चीज से मुक्ति दिलाई। मैंने सोचा आखिर अब्बर कौन सा क्या घटित कहानी थी और किससे मुक्ति दिलाई। तो गांव वाले कहते हैं, बेटा तुम जो जमीन बेच रहे थे ना, ये गांव का था और गांव के किसी हिस्सा को तुम बेच रहे थे, नुकसान कर रहे थे और जिसे तुम बेच रहे थे वो हमारे गांव में आके बड़ी कारखाने खोलने वाले थे, जहरीले गैस पदार्थ हमारी मिट्टी में मिलाने वाले थे और इससे तुम्हारा खेत में प्रभाव पड़ता ही साथ में हम गांव वालों के अगल बगल जो खेत है उसमें भी प्रभाव पड़ता और ये हमारी गांव की देवता पसंद नहीं करती। और ये कागजात लेकर वो चली गई। वो फिर से अगला साल आएगी और फिर से बदल लेगी जिसने इस गांव के बारे में गलत सोचा और गलत करने की ठान ली। मैं तुरंत वहां से जाते ही जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और मैं सीधा शहर की ओर चल जाता हूँ। शहर में आने के बाद 4-5 महीने बीतने के बाद मैं छोटा मोटा नौकरी करता हूँ, पर उस गांव जाने की हिम्मत मुझे दोबारा नहीं होता। शायद सही कहते लोग कि जरूरी नहीं है कि आत्मा, भूत, प्रेत, साया हमें दिखाई दे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे महसूस किया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो अक्सर हमारे सपनों में आकर हमें परेशान करती है, हमें दुख देती है। तो ये क्या है, क्या सच है, क्या झूठ,
ये दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता, पर हाँ, जहाँ डर है वह राज है, कोई शक्ति है। तो आई होप गाइज ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और बेल आइकन ऑन कर लो। और ऐसी डरावनी भूतिया कहानी सुनने के लिए हमें इंस्टा पे फॉलो करो हॉन्टेड सैटरडे, और फेसबुक पे भी फॉलो करो हॉन्टेड सैटरडे, नाम सेम है। और इस कहानी के बाद आपको वहाँ पे मिलता हूँ, और ये आइडिया दीजिएगा मुझे कि नेक्स्ट टाइम किसकी कहानी सुनना पसंद करोगे। ओके, तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानियाँ लेकर के। जय हिंद, वंदे मातरम।